शादी के बाद रोहिणी पहली बार पैर फेरने मायके आई हुई थी। वह बहुत प्रसन्न थी आज, क्योंकि उसका पति भास्कर उसे वापस ले जाने के लिए आने वाला था। वो सुबह से ही नहा धोकर बरामदे में बैठ अपने पति के ख्यालों में खोई हुई थी। मंद मंद बहती हवा खिड़की से भीतर आकर उसके खुले हुए लंबे बालों की लटों से अटखेलियां कर रही थी। उसका रूप उगते हुए सूरज की तरह बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सुनहरे गोटे की किनारी वाली लाल साड़ी, हाथों में ढेर सारी लाल चूड़ियाँ, माथे पर बड़ी सी बिंदी और मांग में चमकता हुआ लाल सिंदूर मानो सीधे सीधे सूर्य की लाली को चुनौती दे रहे थे। घर के सब लोग सो रहे थे, मगर रोहिणी को रात भर नींद नहीं आई थी। उसने एक भरपूर नज़र बैठक में घुमाई। उसे याद आ रहा था वह दिन जब वह बहुत छोटी सी थी और अपनी माँ के पल्लू को पकड़े हुए सहमी सी दीवार के कोने में घुसी जा रही थी, और नाना जी यही दीवान पर बैठे अपनी रोबदार आवाज़ में अपना फैसला सुना रहे थे। मेरी बेटी अनामिका अब अपनी बच्ची के साथ यहीं रहेगी, हम सबके साथ। यह घर उसका भी उतना ही है जितना तुम सबका। अपने बेटे बहुओं की तरफ देखते हुए उन्होंने यह कहा था। फिर वे आगे बोले, यह सही है कि मैंने अनामिका का विवाह उसकी मर्जी के खिलाफ किया था, क्योंकि जिस लड़के को वह पसंद करती थी वह हमारे जैसे उच्च कुल का नहीं था। परंतु दामाद गोपाल के असमय गुजर जाने के बाद उसकी ससुराल वालों ने उसके साथ बहुत अन्याय किया। उन्होंने गोपाल के इंश्योरेंस का सारा पैसा हड़प लिया, और तो और मेरी बेटी को नौकरानी बनाकर दिन रात काम करवाकर बेचारी का जीना हराम कर दिया है। मुझे पता नहीं था कि दुनिया में कोई इतना स्वार्थी भी हो सकता है कि अपने बेटे के आखिरी निशानी से भी इस कदर मुंह फेर लेगा। मैं अब और नहीं देख सकता। इस विषय में मैंने गुरुजी से भी बात कर ली है, और उनकी भी यही राय है कि अनामिका बिटिया को उन लालचियों के चंगुल से छुड़ाकर यहीं ले आया जाए। एक पल ठहर कर वे फिर बोले, अभी मैं जिंदा हूँ और मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि मैं अपनी बेटी और उसकी इस फूल सी बच्ची की देखभाल कर सकता हूँ। मैं तुम सबसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों भी अपने भाई होने का फर्ज बखूबी अदा करोगे। यह कहते हुए नाना जी ने बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोदी में बिठा लिया था। उस वक्त वह अपने आप को किसी राजकुमारी से कम नहीं समझ रही थी। घर के सभी सदस्यों ने इस फैसले को मान लिया था, और उसकी माँ भी घर में पहले की तरह घुलने मिलने का प्रयत्न करने लगी थी। फिर माँ ने एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी कर ली थी। इस तरह से उन्होंने किसी को यह महसूस भी नहीं होने दिया कि वे किसी पर बोझ है। नाना जी व नानी के परिवार की अपनी कुल गुरु में असीम आस्था थी। उनके घर परिवार में उन गुरुजी का बहुत मान सम्मान था। सबके गले में एक लॉकेट में उन गुरुजी की ही तस्वीर रहती थी। कोई भी बड़ा निर्णय लेने के पहले गुरुजी की आज्ञा लेनी आवश्यक होती थी। रोहिणी ने बचपन से ही ऐसा माहौल देखा था, सो वह भी बिना कुछ सोचे समझे उनको ही सब कुछ मानने लगी थी। अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद उसकी माँ कुछ वक्त गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठा करती थी। कभी कभी वह भी माँ के साथ बैठती। उसकी ख्वाहिश थी कि वह इतनी बड़ी अफसर बन जाए कि वह अपनी माँ को वे सारे सुख और आराम दे सके जिनसे वे वंचित रह गई है। खट की आवाज़ के साथ रोहिणी की तंद्रा भंग हो गई। उसने मुड़कर देखा। तेज हवा के कारण एक खिड़की अपने कुंडे से निकलकर बार बार चौखट पर टकरा रही थी। उठकर रोहिणी ने उस खिड़की पर वापस कुंडा लगाया। आंगन में झांका तो शांति ही थी। घड़ी में देखा तो सुबह के 6 बज रहे थे। अभी सो ही रहे थे सब। यह सोचते हुए वह भी वहीं सोफे पर अधलेटी हो गई। उसका मन
फिर अतीत की ओर भागने लगा। जब तक नाना जी जिंदा रहे, उस घर में वह राजकुमारी और उसकी माँ रानी की तरह रही। मगर यह सुख उन दोनों की जिंदगी में बहुत अधिक दिनों के लिए नहीं लिखा था। एक वर्ष बीतते बीतते अचानक ही एक दिन हृदय गति रुक जाने के कारण नाना जी का देहांत हो गया। सब कुछ इतनी जल्दी घटा कि नानी को बहुत गहरा सदमा लगा। अपनी बेटी व नातिन के बारे में सोचना तो दूर, उन्हें अपनी ही सूध बूध ना रही। वे पूरी तरह से अपने बेटों पर निर्भर हो गई। हालात के इस नए समीकरण ने रोहिणी और उसकी माँ अनामिका की जिंदगी को फिर से वापस कभी ना खत्म होने वाले दुखों के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया। नाना जी के असमय देहांत और नानी जी के डगमगाते मानसिक संतुलन ने जमीन जायदाद, रुपये पैसे, यहाँ तक कि घर के बड़े की पदवी भी मामा लोगों के हाथों में थमा दी। अब घर में जो भी निर्णय होता वह मामा मामी की मर्जी के अनुसार होता। कुछ वक्त तक तो उन निर्णयों पर नानी से हाँ की मुहर लगवाई जाती रही। उसके बाद वह रस्म भी बंद हो गई। छोटे मामा मामी बेहतर नौकरी का बहाना बनाकर अपना हिस्सा लेकर विदेश जाकर बस गए। अब बस बड़े मामा मामी ही घर के सर्वे सर्वा थे। नाना जी के रहते तो मामी ही सुबह शाम रसोई का काम देखती थी। माँ जितना संभव होता उनका हाथ बटाती और फिर रोहिणी को लेकर स्कूल निकल जाती। इसी प्रकार रात का खाना भी मिलजुल कर बन जाता था। परंतु नाना जी के गुजर जाने के बाद धीरे धीरे मामी का रसोई में जाना कम होता जा रहा था। समय के साथ मामा मामी का रवैया भी उसके और उसके माँ के प्रति बदलने लगा था। अब माँ का अपनी नौकरी से बचा खुचा वक्त रसोई में बीतने लगा था। माँ ही सुबह उठकर चाय नाश्ता बनाती। उसका और अपना टिफिन बनाते वक्त कोई न कोई नाश्ते की भी फरमाइश कर देता, जिसे माँ मना नहीं कर पाती थी। फिर सब काम निपटाते निपटाते भागते दौड़ते वे स्कूल पहुँचती। कई बार तो रोहिणी को देर से स्कूल पहुँचने पर डांट भी खानी पड़ती। इसी प्रकार शाम को घर लौटने पर जब माँ अपनी चाय बनाती तो बारी बारी पूरे घर के लोग चाय के लिए आ धमकते और फिर वे रसोई से बाहर ही ना आ पाती। रात में रोहिणी अपनी पढ़ाई करते करते माँ का इंतजार करती कि कब वे आए तो वह उनसे किसी सवाल या समस्या का हल या प्रश्न का उत्तर पूछ ले। परंतु माँ काम से फुर्सत ही नहीं पाती और वह कॉपी किताब लिए लिए ही सो जाती। जब माँ आती तो बड़े प्यार से उठाकर खाना खिलाती और सुला देती। फिर अगले दिन सुबह उठकर उसे पढ़ाती। यदि वह कभी मामा या मामी के पास कुछ हल पूछने जाती तो वे लोग हंसकर उसकी खिल्ली उड़ाते और उससे कहते, अरे बिटिया, क्या करना है इतना पढ़ लिख कर? अफसरी तो करना नहीं तुझे। चल माँ के साथ थोड़ा हाथ बटा ले, काम तो यही आएगा। वह खींच कर वापस आ जाती। परंतु उनकी उपहास भरी बातों से उसने हिम्मत नहीं हारी, ना ही निराशा को अपने मन में घर करने दिया, बल्कि वह और भी दृढ़ इरादों के साथ पढ़ाई में जुट जाती। माँ मामी अपने बच्चों के साथ अक्सर बाहर घूमने जाते और वहीं से ही खा पी कर आते, मगर भूल कर भी कभी ना उससे ना ही उसकी माँ से पूछते कि उनका भी कहीं आने जाने का या बाहर का कुछ खाने का मन तो नहीं। और तो और जब भी घर में कोई बहुत बढ़िया स्वादिष्ट चीज़ बनती तो मामी अपने बच्चों को पहले परोसती और उनको भर भर के देती। वह एक किनारे चुपचाप अपनी प्लेट लिए अपना नंबर आने की प्रतीक्षा में खड़ी रहती। सबसे बाद में मामी अपनी आवाज़ में बनावटी मिठास भर के उससे कहती, अरे बिटिया, तुम भी आ गई, आओ आओ, कहकर बचा खुचा कंजूसी से उसकी प्लेट में डाल देती। तब उसका मन बहुत कचोटता और कह उठता कि काश आज उसके भी पापा होते तो वे उसको कितना प्यार करते, कितने प्यार से उसे खिलाते। तब किसी की भी हिम्मत ना होती जो उसका इस तरह मजाक उड़ाता या खाने पीने को तरसाता। तब वह तकिए में मुंह छिपाकर बहुत रोती।
मगर फिर माँ के आने से पहले ही मुंह धोकर मुस्कुराने का नाटक करने लगती कि कहीं माँ ने उसके आंसू देख लिए तो वह बहुत दुखी हो जाएंगी और वे भी उसके साथ रोने लगेंगी, जो वह हरगिज नहीं चाहती थी। एक आध बार उसने गुरुजी से परिवार से मिलने वाले इन कष्टों का जिक्र करना चाहा, परंतु गुरुजी ने हर बार किसी न किसी बहाने से उसे चुप करा दिया। वह समझ गई कि सारी दुनिया की तरह गुरुजी भी बलवान के साथी है, सो उसने उनके आगे हाथ जोड़ना बंद कर दिया। अब वह सिर्फ अपने आप पर भरोसा करती थी। प्यासे कौवे की कंकड़ डाल डालकर पानी को ऊपर लाने की जो कहानी उसने पढ़ी थी, उसी को उसने अपना मूल मंत्र बना लिया था। उसने तय कर लिया था कि जीवन में उसे कुछ बड़ा करना है, बड़ा बनना है, जिसके लिए मेहनत जरूरी थी। वह मेहनत से कभी डरी नहीं, फिर चाहे कितनी बार उसके अपनों ने ही उसे नीचे धकेलने की कोशिश क्यों ना की हो। जब वह छोटी थी तब इन सब बातों से अनजान थी, मगर जैसे जैसे बड़ी होती गई उसे सारी बातें समझ में आने लगी और इस सब का कुछ ऐसा असर हुआ कि वह अपनी उम्र के हिसाब से जल्दी व ज़्यादा ही समझदार हो गई। उसकी मेहनत व लगन रंग लाई और एक दिन वह बहुत बड़ी सरकारी अफसर बन गई। गाड़ी बंगला नौकर चाकर दुनिया के ऐशो आराम अब सब कुछ उसके पास थे। उस दिन माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर इतना रोई कि पत्थर दिल हो चुके मामा मामी की भी आंखें भर आई। नानी भी बहुत खुश थी और अपने पूरे कुनबे को फ़ोन करके उन्होंने बड़े गर्व से यह खबर सुनाई। वे सभी लोग जो वर्षों से उसको और उसकी माँ को इस परिवार पर एक बोझ समझते थे, ससुराल से निकाली गई मायके में आकर पड़ी रहने वाली समझकर शक भरी निगाहों से देखते थे और उन्हें देखते ही मुंह फेर लेते थे। आज उन दोनों की प्रशंसा करते थक नहीं रहे थे। उसको अपनी बिटिया रानी बुला रहे थे। मामा मामी भी इनसे अलग नहीं थे। उन्होंने तो इसके अफसर बनने का पूरा क्रेडिट ही स्वयं को दे दिया था और गर्व से इतराते फिर रहे थे। समय का चक्र मानो फिर से घूम गया था। अब माँ व रोहिणी के प्रति माँ मामी का रवैया बदलने लगा था। हर बात में मामी कहती, अरे जीजी बैठो ना, आप बस हुक्म करो, बहुत काम कर लिया आपने। मामी के इस रूप का रोहिणी खूब आनंद लेती। इस दिन के लिए वह कितना तरसी थी। जब सरकारी बंगले में जाने की बात आई तो सबसे पहले माँ मामी ने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया, मगर नानी ने जाने से मना कर दिया, यह कहकर कि इस घर में नाना जी की यादें बसी हैं, वे उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी और जो भी जाना चाहे वह जा सकता है। माँ नानी के दिल की हालत समझती थी। उन्होंने भी जाने से मना कर दिया, सो रोहिणी ने भी शिफ्ट होने का ख्याल उस समय टाल दिया। इसी बीच एक बहुत ही सुशील और हैंडसम अफसर जिसका नाम भास्कर था की तरफ से रोहिणी को शादी का प्रस्ताव आया। भास्कर ने खुद आगे बढ़कर रोहिणी को बताया कि वह उसे बहुत पसंद करता है और वह उससे शादी करना चाहता है। रोहिणी को भी भास्कर पसंद था। भास्कर रोहिणी को अपने घर अपने माँ से भी मिलने ले गया था। भास्कर ने उसे बताया कि किस प्रकार पिताजी के देहांत के बाद माँ ने अपने संपूर्ण जीवन की आहुति सिर्फ और सिर्फ उसके पालन पोषण के लिए दे दी। घर घर काम करके रात भर सिलाई कढ़ाई व बुनाई करके उसको इस लायक बनाया कि आज वह इतना बड़ा अफसर बन पाया है। उसकी माँ के लिए वह और उसके लिए उसकी माँ, उन दोनों की बस यही दुनिया थी। भास्कर का कहना था कि अब उनकी इस दो छोरे वाली दुनिया का तीसरा छोर रोहिणी है, जिसे बाकी दोनों छोरों का सहारा भी बनना है व उन्हें मजबूती से बांधे भी रखना है। यह सब सुनकर रोहिणी को महसूस हुआ था कि यह दुनिया कितनी छोटी है। वह समझती थी कि केवल एक वही दुखों की मारी है,
मगर यहाँ तो भास्कर भी कांटों पर चलते चलते ही उस तक पहुँचा है। अब जब वे दोनों हम सफ़र बन गए हैं तो उनकी राहें भी एक है और मंजिल भी। भास्कर की माँ रोहिणी से मिलकर बहुत खुश हुई। उनकी होने वाली बहू इतनी सुंदर, पढ़ी लिखी तथा सुशील है, यह देखकर वे खुशी से फूली नहीं समा रही थी। झट से उन्होंने अपने गले की सोने की चैन उतारकर रोहिणी के गले में पहना दी और बड़े ही स्नेह से रोहिणी से बोली, बस बेटी, अब तुम जल्दी से यहाँ मेरे पास आ जाओ और इस घर को स्वर्ग बना दो। परंतु एक बार फिर रोहिणी के परिवार वाले उसकी खुशियों के आड़े आ गए। भास्कर दूसरी जाति का था और उसके यहाँ मीट मछली बड़े शौक से खाया जाता था, जबकि रोहिणी का परिवार पूरी तरह से पंडित बिरादरी का था, जिन्हें मीट मछली तो दूर, प्याज लहसुन से भी परहेज था। घर पर सब भास्कर के साथ उसकी शादी के खिलाफ थे। जब रोहिणी की माँ अनामिका ने रोहिणी को इस शादी के लिए रोकना चाहा तो रोहिणी तड़प कर बोली, माँ, तुम भी चाहती हो कि इतिहास फिर से अपने आप को दोहराए? फिर एक जिंदगी तिल तिल करके इन धार्मिक आडंबरों और दुनियादारी के ढकोसलों की अग्नि में अपना जीवन स्वाहा कर दे? तुम भी माँ, कहते कहते रोहिणी रो पड़ी। रोहिणी ने इस तर्क के आगे माँ निरुत्तर हो गई। वे धीरे से रोहिणी के पास आई और उसका सिर सहलाते हुए रूंधी आवाज में बोली, मुझे माफ़ कर देना मेरी प्यारी बेटी। बढ़ती उम्र ने नज़र ही नहीं, मेरी सोचने समझने की शक्ति को भी धुंधला दिया था। मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं। हम आज ही यह घर छोड़ देंगे। जब मामा मामी को पता लगा कि रोहिणी का इरादा पक्का है और अनामिका भी उसके साथ है तो सबका आक्रोश ठंडा पड़ गया। अचानक उन्हें गुरुजी का ध्यान आया। साथ ही गुरुजी में उन्हें आशा की अंतिम किरण भी नजर आई कि शायद उनके कहने से रोहिणी अपना निर्णय बदल दे। बात गुरुजी तक पहुंची तो वे फिर बिफर उठे। जैसे ही उन्होंने रोहिणी को कुछ समझाना चाहा, रोहिणी ने अपने मुंह पर उंगली रखकर उनको चुप रहने को इशारा किया और अपने गले में पड़ा उनका तस्वीर वाला लॉकेट उतार कर उनके सामने रख दिया। सब लोग गुस्से में कह उठे, यह क्या पागलपन है रोहिणी? गुरुजी भी आश्चर्य मिश्रित रोष से उसे देखने लगे। इस पर रोहिणी दृढ़ स्वर में बोली, बहुत कर ली आपकी इज्जत और देख ली आपकी शक्ति भी, जो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ देखती है। मेरा सर्वस्व अब मेरा होने वाला पति भास्कर है। उसका घर ही मेरी मंजिल है, उसकी सेवा मेरा धर्म और वही मेरा सब कुछ है। यह कहकर रोहिणी तेजी से उठकर वहां से निकल गई। रोहिणी के इस आत्मविश्वास के आगे सबने समर्पण कर दिया और खूब धूमधाम से भास्कर के साथ उसका विवाह हुआ। अचानक बादलों की गड़गड़ाहट से रोहिणी की आंखें खुल गई और आंगन में लोगों की चहलकदमी शुरू हो गई थी। आंखें मलती हुई वह उठी और सोचने लगी, यहाँ दीवान पर लेटे लेटे उसकी आंख क्या लगी? वह तो अपना अतीत ही एक बार फिर से जी आई। बाहर बादलों का एक झोंका बरसकर निकल गया था और पेड़ों की पत्तियां धुली धुली निखर कर मुस्कुराने लगी थी। भास्कर अब किसी भी वक्त उसे लेने पहुंचने वाला ही होगा। इस ख्याल से रोहिणी के चेहरे पर एक लजीली मुस्कान बिखर गई। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।